Act 2010, this is Act number 19 of 2010. Introduction. फर्स्टली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि UN 2030 का स्पेसिफिक गोल यही था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट अचीव किया जा सके, जिसके लिए हमें एसेंशियल कोड्स एंड ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. अब ऑलमोस्ट 1200 एनवायरमेंटल कोड्स एंड ट्रिब्यूनल्स अभी करेंटली वर्किंग है इन वेरियस कंट्रीज एंड मोर कोड्स आर बीइंग प्लान फॉर टू बी एस्टैब्लिश्ड फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट. सेकेंड पॉइंट ये है कि इट इज़ एनालाइज्ड कि एनवायरमेंटल केसेस जो भी है एनवायरमेंट से कंसर्न उनको सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक एनालिसिस की ज़रूरत है, विच इज़ ओनली पॉसिबल जब हम हेल्प लें एक्सपर्ट्स और जुडिशियल ऑफिसर्स की. इफ़ दिस इज़ फॉलोड तो फिर जुडिशियल जो सिस्टम होगा वो मोर एफिशिएंट हो जाएगा रिजॉल्व करने में एनवायरनमेंट से रिलेटेड मैटर्स. ठीक है, तो इसका क्रक्स पॉइंट क्या है कि हमें मोर जुडिशियल मेंबर्स और जुडिशियल ऑफिसर्स एंड एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है ताकि हम साइंटिफिक एनालिसिस करके बेटर यानी अपने जुडिशियल सिस्टम को एफिशिएंट बना सकें कि वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड मैटर्स को बेटर रिजॉल्व कर पाए. ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसको इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट. एंड दिस एक्ट ये एक्ट रिलेट करता है डिस्पोजल ऑफ केसेस, सिविल केसेस का डिस्पोजल से जो कि रिलेट करते हैं एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन से एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से. ठीक है, अब इसके अंदर ना इस एक्ट के अंदर देयर इज एन इंक्लूजन ऑफ लीगल राइट्स एंड विच आर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. वो लीगल राइट्स जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है उनको इंक्लूड किया गया है इस एक्ट के अंदर. एंड एनजीटी जो एक्ट है 2010 का ये इनैक्ट किया गया था आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ मतलब हेल्प्स अंडर. ठीक है, तो एंड इट एक्सप्लेन्स द राइट टू लिव इन अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट. आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लिव. तो वही चीज़ है, राइट टू लिव इन अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट. स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस फॉर द एनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट. इसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं कि क्यों हमें इस एक्ट की ज़रूरत पड़ी. सबसे पहला, इन रिसेंट ईयर्स हमने देखा कि अ लॉट ऑफ प्रेशर हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि है ना हमें एक्सपेंशन हो रहा है इंडस्ट्रीज़ का, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन हो रहा है. ठीक है, तो इसीलिए भी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है इम्पोज्ड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज. एंड साथ ही साथ बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं विच आर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट कोर्ट्स में. तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों की वजह से एनजीटी एक्ट की ज़रूरत थी. तो क्या है, दो चीज़ें थी. पहला कि बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल जो रिसोर्सेज हैं उन पे प्रेशर पड़ रहा है, एंड दूसरा बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड कोर्ट्स में, तो उसके लिए हमें एनजीटी की ज़रूरत थी. देन सेकेंड पॉइंट है कि इंडिया मेंबर था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस का ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसको कॉल अपॉन किया गया था. इट वॉज कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड अ वेरी इफेक्टिव जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स, एंड ताकि हम जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स को इफेक्टिव बना पाएँ एंड रिड्रेस कर पाएँ अगर नेशनल लॉज में कोई लाइबिलिटीज़ हैं. एंड साथ ही साथ जो भी विक्टिम्स हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डैमेज के, उनको भी रिड्रेस कर पाए. तो इन सब की वजह से तो सेकेंड पॉइंट में मेन बात यही है कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट का इंडिया मेंबर था, तो तब भी हमें ज़रूरत थी कि हम हमारे जो नेशनल लॉज हैं उनको, उनकी लाइबिलिटीज़ जो हैं उनको रिड्रेस कर पाए. देन थर्ड पॉइंट है कि आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है राइट टू लिव, वो भी राइट टू लाइफ, उसका मेन ऑब्जेक्ट है कि हेल्दी एनवायरनमेंट इज़ समथिंग जो हमें प्रोवाइड करना है. तो ऑब्वियसली इसकी वजह से भी हमें एनजीटी की ज़रूरत पड़ी. ठीक है, फोर्थ पॉइंट है जो एनजीटी है उसके आने से स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इम्पोज हो चुकी है उन पर्सनस पे अगर इफ़ वन इंडल्जेस इन द एनवायरमेंटल डैमेजेस एंड एक्सीडेंट्स जो कि रिलेट करते हैं टू दी हैजार्डियस सब्सटेंसेस. तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हो गई है एनजीटी के आने से, और इसलिए भी हमें उसकी ज़रूरत थी. Then fifth and the last point is कि there is a setting of NGT under this act for the better relief. अब NGT के आने से क्या हुआ, इस एक्ट में ऐसे सेटिंग अप की गई है कि एनजीटी के आने से अब बेटर रिलीफ एंड कंपनसेशन मिल रहा है फॉर टू द पर्सन्स जो या प्रॉपर्टी या एनवायरनमेंट जिनको डैमेज हुआ है. ठीक है, उन पर्सन प्रॉपर्टी या एनवायरनमेंट को जिनको डैमेज हुआ है उनको बेटर रिलीफ एंड कंपनसेशन मिल रहा है. तो 5 पॉइंट्स क्या पढ़े हमने. सबसे पहला कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है और पेंडिंग केसेस है, तो एनजीटी एक्ट की ज़रूरत पड़ी. देन सेकंड, इंडिया यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट था, तो नेशनल लॉज में रिड्रेस करने की ज़रूरत थी, तो इंडिया ने करा, एनजीटी को लाया. थर्डली, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, तो इसलिए हमें एनवायरनमेंट के लिए लॉज चाहिए थे और एक एक्ट चाहिए था. देन फोर्थ पॉइंट कि एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इम्पोज करता है अगर एक पर्सन इंडल्ज करता है किसी एनवायरमेंटल डैमेज या एक्सीडेंट्स में जो रिलेट करते हैं हैजार्डियस सब्सटेंस से. एंड फिफ्थ एंड लास्टली, जो एनजीटी है वो बेटर रिलीफ एंड कंपनसेशन प्रोवाइड करता है उन पर्सन प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट को जिनको डैमेजेस हुए हैं. एनजीटी का बिल पास हुआ था 2009 में.
ठीक है। इसके अंदर बताया था कॉम्पोजिशन के बारे में कुछ। तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये सेटअप हुआ था विद सम लीगल राइट्स जो कि एनवायरनमेंट से रिलेट करते थे और डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए। तो दो बेसिक चीज़ थी इस एनजीटी में कि पहला कि आपको एनवायरनमेंट के जो राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, उनको बेटर इफेक्टिवली आपको इन्फोर्स करना है, एंड सेकेंडली जो डिस्पोजल केसेस अभी पेंडिंग है उनको डिस्पोज इफेक्टिवली करना है। ठीक है। अब फर्स्ट इसमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले पॉइंट में बताया गया है कि एनजीटी किसको कंपोज करेगा। ठीक है। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनजीटी के लिए आपको कौन कौन कंपोजिशन चाहिए, चेयरपर्सन चाहिए, जुडिशियल मेंबर्स चाहिए, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स चाहिए अकॉर्डिंग टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के हिसाब से 3 लोग चाहिए आपको एनजीटी के अंदर, चेयरपर्सन, जुडिशियल एक्सपर्ट्स एंड एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स। सेकेंड पॉइंट बताता है जो पर्सन जज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट, जो पर्सन जज है सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, वो अपॉइंट किया जा सकता है चेयरपर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल के तौर पे। थर्ड पॉइंट बताता है जुडिशियल मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल कौन हो सकता है। तो कोई भी पर्सन जो जज है, क्वालिफाइड है जज होने के लिए हाई कोर्ट का, वो एलिजिबिलिटी रखता है कि वो जुडिशियल मेंबर बन सकता है ट्रिब्यूनल का। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट कि एक्सपर्ट मेंबर कौन होगा। तो अपॉइंटमेंट होने के लिए एक्सपर्ट मेंबर के तौर पे एक पर्सन को रिक्वायर्ड है कि वो एक्सपर्ट हो ईदर इन फिजिकल साइंस या फिर लाइफ साइंस, या फिर उसके पास वन हु हैज़ डेल्ट विद द एनवायरमेंटल मैटर्स, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, या फिर उसने डील किया हो एनवायरमेंटल मैटर्स पे, तो वो एक्सपर्ट मेंबर हो सकता है। ये 4 पॉइंट्स थे, हो गए। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो सेक्शन 4 ऑफ द ट्रिब्यूनल बताता है कि एनजीटी एक्ट का सेक्शन 4 बताता है कि कॉम्पोजिशन क्या होगी। तो कॉम्पोजिशन के 5 पॉइंट्स हैं। पहला कि एलिजिबल और फुल टाइम चेयरपर्सन होगा। और चेयरपर्सन कौन हो सकता है, ऊपर हमने पढ़ा चेयरपर्सन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। देन सेकेंड पॉइंट ये बताता है 10 से 12 10 to 12 जुडिशियल मेंबर्स हो सकते हैं, या फिर और एज पर दी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 10 से 12 हो सकते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके बता देगी। देन थर्ड पॉइंट है जो चेयरपर्सन है उसके पास पावर है कि वो स्पेशलाइज पर्सन को कॉल कर सकता है वो पर्टिकुलर, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस से असिस्ट कर सके ट्रिब्यूनल को। तो स्पेशलाइज पर्सन का भी एक स्कोप दे रखा है, चेयरपर्सन चाहे तो बुला सकता है कि वो असिस्ट करके जाए ट्रिब्यूनल को। फोर्थ पॉइंट बात करता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफाई कर सकती है टेरिटोरियल, मतलब एक प्लेस ऑफ सिटिंग, जो ट्रिब्यूनल की एक प्लेस ऑफ सिटिंग होगी उसका टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन कितना होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट बताता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चेयरपर्सन से कंसल्ट करके रूल्स और रेगुलेशंस बना सकती है इन रिलेशन टू द ट्रिब्यूनल। ठीक है। ये हो गए 5 पॉइंट्स हमारे। पहला पॉइंट था कि चेयरपर्सन फुल टाइम का मेंबर होगा और एलिजिबल चेयरपर्सन होगा। सेकेंड पॉइंट 10 to 12 जुडिशियल मेंबर्स होंगे, या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, नोटिफाई करके, मतलब नोटिफाई करके अपॉइंट करेगी, जितने भी करती है हो गया। थर्ड पॉइंट है कि चेयरपर्सन चाहे तो स्पेशलाइज पर्सन को बुला सकता है ताकि वो ट्रिब्यूनल को असिस्ट करे। फोर्थ पॉइंट बात करता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफाई कर सकती है कि जो एक प्लेस ऑफ सिटिंग है एनजीटी की, वहाँ उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कितना होगा। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट है कि चेयरपर्सन से कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस बना सकती है ट्रिब्यूनल से रिलेशन में। देन क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर, इसमें 3 बता रखी हैं क्वालिफिकेशन। पहला कि चेयरपर्सन जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो जज बन सके सुप्रीम कोर्ट का, और चीफ जस्टिस हो या तो फिर चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट का, ये हमने ऊपर पढ़ लिया। सेकेंड पॉइंट है कि द मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल हैव द क्वालिफिकेशन इन रिलेशन टू द जज ऑफ द हाई कोर्ट एज अ जुडिशियल एक्सपर्ट। सिंपल चीज़ है कि जो भी पर्सन क्वालिफाइड है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए वो जुडिशियल एक्सपर्ट के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। थर्डली कि एक्सपर्ट जो नॉन जुडिशियल एक्सपर्ट होगा वो कौन हो सकता है। तो वो पर्सन जिसके पास डिग्री है या तो मास्टर्स इन साइंस में, या डॉक्टरेट डिग्री है, या फिर मास्टर्स डिग्री है इन इंजीनियरिंग। 3 डिग्री कौन सी है नॉन जुडिशियल एक्सपर्ट होने के लिए? डिग्री है मास्टर्स इन साइंस, डॉक्टरेट डिग्री, या फिर मास्टर्स इन इंजीनियरिंग। ठीक है। नाउ जुरिस्डिक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल, तो सेक्शन 14 के अंदर ऑफ द एक्ट बताया गया है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल क्या होगा। तो पहला बताया है कि ट्रिब्यूनल के पास जुरिस्डिक्शन होगा ओवर द सिविल केसेस जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड मैटर्स में कॉन्सिडेंस रखते हैं, मतलब जो भी कंसिस्टेंट है ना एनवायरनमेंट से रिलेटेड मैटर्स, उनके ऊपर उन सिविल केसेस के ऊपर ट्रिब्यूनल के पास जुरिस्डिक्शन है। सेकेंड पॉइंट बात करता है जो भी द ट्रिब्यूनल शैल इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट्स, जो भी अबव रिटन मैटर्स से रिलेटेड है। तो पहला चीज़ हमने क्या पढ़ी, सारे सिविल केसेस जो कि कॉन्सिडेंस में है रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, ठीक है, उनके ऊपर ट्रिब्यूनल का जुरिस्डिक्शन है। देन सेकंड पॉइंट में यही लिखा है कि अबव रिटन मैटर्स में कोई भी डिस्प्यूट इन्वॉल्व है तो उनके ऊपर भी ट्रिब्यूनल का जो है जुरिस्डिक्शन है। एंड थर्ड पॉइंट की बात करता है जो एप्लीकेशन है, मतलब अगर एप्लीकेशन शुड बी ओनली मेड इन द टाइम स्पैन ऑफ 6 months। अब अगर कोई एप्लीकेशन आई है तो वो एप्लीकेशन विद इन 6 months अगर आ गई है फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉज ऑफ द केस, तो वहाँ पे भी जुरिस्डिक्शन रहेगा ट्रिब्यूनल के पास। सेक्शन 14 में बताया जुरिस्डिक्शन, ठीक है। फर्स्ट क्या है, सिविल केसेस,
जो कि कॉन्सोनेंस में है रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। सेकेंड पॉइंट, डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द अबव मैटर, अब जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उनके ऊपर है ट्रिब्यूनल का जुरिस्डिक्शन। एंड थर्डली, 6 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉज ऑफ द केस अगर एप्लीकेशन आई है तो ट्रिब्यूनल के पास जुरिस्डिक्शन रहेगा। नेक्स्ट इज बार ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो बार ऑफ जुरिस्डिक्शन बताया 29 में। ध्यान रखना, जुरिस्डिक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल सेक्शन 14 में बताया है एंड बार ऑफ जुरिस्डिक्शन सेक्शन 29 ऑफ द एक्ट में बताया है। तो इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट बताता है कि कोई सिविल कोर्ट अपील एंटरटेन नहीं कर सकती है अगर कोई केस है जिसको अपील बन गया है, जिस दैट इज़ डिटरमाइंड एज एन अपील, तो उसको सिविल कोर्ट नहीं ले सकता है। देन सेकेंड चीज़, कोई भी सिविल कोर्ट बार्ड है, ठीक है, वो आर ऑल्सो बार्ड टू एंटरटेन एनी क्वेश्चन जो भी ट्रिब्यूनल ने कंपनसेशन या रिलीफ के तौर, अभी ट्रिब्यूनल का दिया हुआ कोई भी कंपनसेशन या रिलीफ का ऑर्डर है तो उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी सिविल कोर्ट डील नहीं कर सकती है, बार है उसके ऊपर। थर्ड पॉइंट है, नो सिविल कोर्ट इज गिवन परमिशन कि वो इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है ऑन अ पर्टिकुलर केस जहाँ पे ट्रिब्यूनल ने सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के लिए कोई कंपनसेशन या रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑर्डर दिया है। 3 चीज़ें क्या पड़ी, कोई भी अपील के केस में सिविल कोर्ट नहीं आ सकता है, कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है उसके पास। सेकंड, जहाँ सिविल कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकता किसी कंपनसेशन या रिलीफ जो ट्रिब्यूनल ने दिया है उसके क्वेश्चन, मतलब उस ऑर्डर पे क्वेश्चन है तो उसको सिविल कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकता। तो कंपनसेशन और रिलीफ क्वेश्चन नहीं एंटरटेन कर सकता सिविल कोर्ट से। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट सिंपल, कि अगर कोई सिविल कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकता किसी केस में जहाँ पे ट्रिब्यूनल ने कंपनसेशन या रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑर्डर दे दिया। देन नेक्स्ट इज हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन। तो अब 4 लोग फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। पहली चीज़ तो ऊपर आप थोड़ा सा लिखोगे कि कोई भी पर्सन, ठीक है, जो कि रेंडर है एज अ स्टेटस ऑफ विक्टिम, जिसके पास स्टेटस ऑफ विक्टिम आ गया है, रेंडर हुआ है उसको क्योंकि कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन हुआ है या फिर अदर डीलिंग विद दी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कोई अदर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स या हैजार्डस स्टेटस की वजह से। तो कौन 4 लोग हैं जो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। पहला, वो पर्सन जिसको सस्टेन हुई है इंजरी अंडर दिस एक्ट। सेकेंड, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड, ठीक है, इन केस की एनवायरनमेंट से रिलेटेड किसी मैटर की वजह से डेथ हो गई किसी पर्सन की, अब उस डिसीज्ड पर्सन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। थर्ड, एन एजेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीव्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीव्ड बट डिसीज्ड, अगर जिसकी प्रॉपर्टी पे डैमेज हुआ है वो एग्रीव पर्सन डिसीज्ड हो चुका है, मर चुका है, तो उसका एजेंट कर सकता है। फोर्थ पॉइंट बात करता है एंड एनी पर्सन एग्रीव्ड इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी और एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी पर्सन जो एग्रीव्ड है, अब इसमें इंक्लूड किया गया है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन। 4 लोग कौन, इंजर्ड पार्टी खुद कर सकती है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है अगर डेथ हुई है एनवायरमेंट से रिलेटेड कॉज की वजह से। एंड थर्ड, अगर कोई पर्सन है जो डिसीज्ड है उसकी प्रॉपर्टी पे उस प्रॉपर्टी पे कोई डैमेज हुआ है तो उसका एजेंट कर सकता है। फोर्थली, कि कोई भी पर्सन जो एग्रीव्ड है, अब इसके अंदर इंक्लूडेड है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी एंड ऑर्गेनाइजेशन भी, ठीक है। प्रोसीजर फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन और अपील। अब अपील और एप्लीकेशन आप कैसे फाइल कर सकते हो। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एनजीटी की इंग्लिश ही है एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू फाइल एप्लीकेशन सीकिंग एनवायरमेंटल डैमेजेस। एनवायरमेंटल डैमेजेस फाइल सीक करने के लिए जो फॉर्म फिल करना पड़ता है, जो अपील फाइल करनी पड़ती है, वो काफ़ी ईजी है और इंग्लिश लैंग्वेज ही उसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो फॉर एवरी एप्लीकेशन, अगर आपकी एप्लीकेशन, आपका जो केस है उसके अंदर कंपनसेशन इन्वॉल्व है तो वहाँ पे वन नीड्स टू फिल द एप्लीकेशन एंड प्रोवाइड द फी ऑफ ₹1000, ठीक है। अगर कोई कॉम्पनसेशन इन्वॉल्व नहीं है तो एप्लीकेशन फिल करोगे और एक 1000 की फ़ी आप प्रोवाइड करोगे। और अगर कॉम्पनसेशन इज़ टू बी रेंडर्ड, ठीक है, अगर केस ऐसा है कि कॉम्पनसेशन इज़ टू बी रेंडर्ड तो देन वन हैज़ टू गिव 1% ऑफ द कॉम्पनसेशन रिसीव्ड। जितना कॉम्पनसेशन रिसीव्ड होगा उसका 1% उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड इट शुड बी मिनिमम ₹1000। तो दोनों ही केसेस में आपको ऊपर वाले में तो जहाँ कंपनसेशन नहीं है सिर्फ 1000 देना है और नीचे वाले में जहाँ कंपनसेशन इज टू बी रेंडर्ड तो वहाँ पे 1% ऑफ द कंपनसेशन रिसीव्ड देना पड़ेगा विच हैज़ टू बी मिनिमम ₹1000। नाउ अ क्लेम फॉर कंपनसेशन कैन बी मेड फॉर द फॉलोइंग। कब आप क्लेम फॉर कंपनसेशन कर सकते हो। तो फर्स्टली, रिलीफ और कंपनसेशन वाज गिवन टू द विक्टिम्स ऑफ पोल्यूशन एंड डैमेज टू द एनवायरनमेंट विद द हजार्डस सब्सटेंस। कब आप क्लेम कर सकते हो कंपनसेशन। तो पहली चीज़, जहाँ पे रिलीफ या कंपनसेशन दिया गया है उन विक्टिम्स को जिनको पोल्यूशन या डैमेज टू द एनवायरनमेंट की वजह से किसी हैजार्डस सब्सटेंस से डैमेज हुआ है।
ठीक है, तो रिलीफ या कंपनसेशन वॉज गिवन टू द विक्टिम्स, तो आप तब क्लेम कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द रेस्टिट्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज़ डैमेज। अगर डैमेज प्रॉपर्टी है तो उसका रेस्टिट्यूशन भी इंक्लूड करता है ये क्लेम फॉर कंपनसेशन। देन थर्ड पॉइंट है रेस्टिट्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट ऑफ द एरिया फॉर द एरियाज विच इज़ डिटरमाइंड बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अगर कोई एरिया डिटरमाइन कर रखा है, ठीक है, तो उसमें भी रेस्टिट्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट के लिए आप क्लेम फॉर कंपनसेशन कर सकते हो। Fourthly, no application can be entertained until and unless it is made within the time span of 5 years from the date of arousal of causes of rendering the compensation। जिस वजह से आपको compensation चाहिए उसके commencement के 5 years के अंदर अगर आपने एप्लीकेशन नहीं दी तो फिर आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी। तो 5 years का लिमिटेशन है, ये फोर्थ पॉइंट बताता है एप्लीकेशन फाइल करनी है तो। एंड फिफ्थ पॉइंट है कि एनी पर्सन हु इज़ एग्रीव्ड बाय द डिसीजंस और अवार्ड ऑफ द कोर्ट, अगर कोई पर्सन किसी कोर्ट के या डिसीजन या फिर अवार्ड से एग्रीव्ड है तो वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में अंडर सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे पढ़ा प्रोसीजर फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन और अपील। तो सबसे पहले एनजीटी की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, और बहुत इजी है फाइल करना एनवायरमेंटल डैमेजेस क्लेम करने के लिए। ठीक है, अगर कॉम्पनसेशन इन्वॉल्व है आपके केस में, नो कॉम्पनसेशन इन्वॉल्व है सॉरी, तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फिल करके 1000 रुपीज़ का फ़ी देना होगा। अगर कॉम्पनसेशन इज़ टू बी रेंडर्ड इन योर केस तो वहाँ पे आप 1% ऑफ द कॉम्पनसेशन रिसीव्ड पे करोगे विच हैज़ टू बी मिनिमम 1000 रुपीज़। अब क्लेम फॉर कंपनसेशन कैन बी मेड फॉर द फॉलोइंग, इन फॉलोइंग केसेस में 5 केसेस में आप क्लेम फॉर कंपनसेशन कर सकते हो। पहला, जहाँ पे रिलीफ और कंपनसेशन वॉज गिवन टू द विक्टिम्स ऑफ पोल्यूशन एंड डैमेज टू द एनवायरमेंट विद द हैजार्डस सब्सटेंस। ठीक है, तो जहाँ पे रिलीफ या कंपनसेशन दिया गया था विक्टिम्स को ऑफ पोल्यूशन एंड डैमेज टू द एनवायरमेंट, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। सेकेंड, इंक्लूड करता है ये रेस्टिट्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी जो डैमेज्ड है, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। थर्ड, अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट करना है जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डिटरमाइन कर रखा है उस एरिया में, तो वो भी करेगा। एंड फोर्थ, कोई भी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी अगर वो 5 years के बाद, मतलब अनटिल एंड अनलेस वो 5 years के अंदर की गई है फ्रॉम द डेट ऑफ अराउजल ऑफ द कॉजेज ऑफ रेंडरिंग द कॉम्पनसेशन। जिस कॉम्पनसेशन रेंडर करना पड़ रहा है उसका कॉज जो है, क्यों कॉल करना पड़ रहा है, उसके अराउजल के 5 years के अंदर अगर आपने नहीं किया एप्लीकेशन तो आपका एंटरटेन नहीं की जाएगी एप्लीकेशन। लास्टली, सेक्शन 22 के अंडर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड है ट्रिब्यूनल के डिसीजन या अवार्ड से। ठीक है, नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ द कंपनसेशन, लिमिटेशंस टू द कंपनसेशन। सेक्शन 24 बात करता है ऑफ दिस एक्ट, वेरियस लिमिटेशंस टू द कंपनसेशन हैव बीन मेंशन्ड व्हिच आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे वेरियस लिमिटेशंस बता रखी हैं सेक्शन 24 के अंडर। ठीक है, तो टोटल 2 लिमिटेशंस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और सेकंड के अंदर मोर पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट तो सिंपल ये है कि एप्लीकेशन फॉर द रिलीफ कॉस्ट शुड बी मेड विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 5 years। लिमिटेशंस क्या है, 5 साल के अंदर एप्लीकेशन आपको करनी है, ये हमने ऊपर पढ़ लिया। सेकंड बात करता है कंपनसेशन हैड्स विच आर पेएबल अंडर से शेड्यूल 2 आर एज फॉलोज। किन चीज़ों के आप कंपनसेशन ले सकते हो वो शेड्यूल 2 में बता रखे हैं, वो ये है, 7 बता रखे हैं। पहला, डेथ और टेम्प्रेरी डिसेबिलिटी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, डेथ और टेम्प्रेरी डिसेबिलिटी, डेथ और डिसेबिलिटी, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड, इंक्लूजन ऑफ लॉस ऑफ वेजेस एंड मेडिकल एक्सपेंसेस, लॉस ऑफ वेज हुआ या फिर मेडिकल एक्सपेंस आ गया आपको तो वो भी आप ले सकते हो। थर्ड, व्हेन इट हैज़ कॉज्ड डैमेज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी, किसी प्राइवेट या पर्सनल प्रॉपर्टी पे डैमेज हुआ है तो उसके लिए भी आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, कंपनसेशन। फोर्थली, इंक्लूजन ऑफ द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द अफेक्टेड पार्टी। तो यहाँ पे आप कंपनसेशन के अंदर गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, गवर्नमेंट को खर्चा हुआ अफेक्टेड पार्टीज़ को रिलीफ प्रोवाइड करने में, तो वो एक्सपेंसेस भी इनकर जो हुए हैं वो भी इंक्लूडेड हैं इसके अंदर कंपनसेशन में। देन नेक्स्ट इज द कंपनसेशन दैट इज इनकर्ड बाय द फॉर द इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन ऑफ द क्वालिटी, एनवायरमेंट क्वालिटी को रिस्टोर करने के लिए जो खर्चा हुआ इनकर्ड हुआ है वो भी कंपनसेशन में आएगा। ठीक है, कंपनसेशन जो दिया गया है एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन के लिए वो भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई लॉस ऑफ बिजनेस हुआ है या एम्प्लॉयमेंट हुआ है तो वो भी। देन लास्टली, क्लेम इमर्जिंग आउट ऑफ एक्टिविटीज़ डीलिंग विथ हैजार्डस सब्सटेंसेस, कोई भी एक्टिविटीज़ जो हैजार्डस सब्सटेंस से डील कर रही है उनकी वजह से कोई क्लेम्स इमर्ज हुए तो वो भी इंक्लूड किए जाएंगे। तो इसके अंदर हमने लिमिटेशंस पढ़ी। पहला लिमिटेशन ये है कि 5 साल के अंदर एप्लीकेशन देनी है। सेकंड, शेड्यूल 2 के अंदर हेड्स बता रखे हैं जिसके अंदर आप कंपनसेशन ले सकते हो। 7 है
तो पहला डेथ और डिसेबिलिटी है, टेम्पररी डिसेबिलिटी ऑफ अ पर्सन। सेकेंड है इंक्लूजन ऑफ लॉस ऑफ वेजेस एंड मेडिकल एक्सपेंसेस। अब इस पॉइंट को आप याद कर सकते हो इस पॉइंट के साथ कि लॉस ऑफ बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट। तो सेकेंड पॉइंट में हमने पढ़ा वेजेस का लॉस हुआ और मेडिकल एक्सपेंस आ गया। तो यही बात है कि आपका बिजनेस में भी लॉस होगा तो वेजेस लॉस हो जाएगा, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट तो मतलब बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट को ध्यान रखना, और वेजेस और मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। देन नेक्स्ट ये हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए। अब कोई भी एक्टिविटीज़ जो हैजार्डस सब्सटेंस से हो रही थी उनके ऊपर अगर कोई क्लेम्स आ रहा है तो वो भी आप इंक्लूड करोगे। ये चौथा पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर एनवायरनमेंट में कोई रेस्टोरेशन किया है, क्वालिटी का रेस्टोरेशन करना पड़ गया है तो उसके लिए जो कंपनसेशन पे किया गया है वो भी इंक्लूडेड होगा। और इसके साथ ही गवर्नमेंट ने, नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट ने अगर कोई प्रोवाइड किया है रिलीफ अफेक्टेड पार्टीज़ को तो उसके लिए जो खर्चा इनकर किया गया है ना वो एक्सपेंस भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। और किसी की प्राइवेट और पर्सनल प्रॉपर्टी को अगर डैमेज हुआ है तो वो भी इंक्लूडेड होगा। तो ये 7 पॉइंट्स हो गए लिमिटेशंस में। शेड्यूल 2 के अंदर जो प्रकार है इनके अंदर आप कंपनसेशन ले सकते हो। नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल। क्या पावर्स हैं ट्रिब्यूनल की? सेक्शन 19 बताता है ऑफ दिस एक्ट कि पावर्स क्या है, ठीक है। तो ये रेगुलेट करता है बेसिकली। नाउ द पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल्स आर एज फॉलोज। इसके अंदर हमें 8 पॉइंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट बताता है कि पावर टू रिलीव by issuing the compensation to the aggrieved person after analyzing the matter in a scientific manner with a properly researched report। तो सबसे पहला पावर ऑफ ट्रिब्यूनल यही है कि पावर टू रिलीफ। अब वो कैसे दे सकता है पावर टू रिलीफ? बाय इशूइंग द कंपनसेशन टू द एग्रीव्ड पर्सन्स आफ्टर एनालाइजिंग द मैटर इन अ साइंटिफिक मैनर विद अ प्रॉपरली रिसर्च रिपोर्ट। मतलब रिलीफ का पावर दे है उसके पास कि वो रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है। अब वो कैसे कर सकता है? एग्रीव्ड पर्सन को कंपनसेशन प्रोवाइड करके। और वो कब करेगा? कंपनसेशन कैसे प्रोवाइड करेगा? आफ्टर एनालाइजिंग द मैटर इन साइंटिफिक मैनर विद अ प्रॉपरली रिसर्च रिपोर्ट। एक प्रॉपरली रिसर्च रिपोर्ट को एनालाइज करके साइंटिफिक मैनर में वो एग्रीड पर्सन को कंपनसेशन देगा। और इसी तरीके से उसके पास एक पावर है कि वो पावर टू रिलीफ। सेकेंड पॉइंट की बात करता है इशुएंस ऑफ द कमीशन ऑफ फॉर विटनेसिंग द डॉक्यूमेंट्स। तो सेकेंड पॉइंट सिंपल है, छोटा सा, कि इशू कर सकता है इशुएंस ऑफ द कमीशन फॉर विटनेसिंग द डॉक्यूमेंट्स। जो कमीशन है वो विटनेस करेगी डॉक्यूमेंट्स, ये इशू कर सकता है। थर्ड, रिव्यूइंग द डिसीजन। एक पर्टिकुलर केस में अगर डिसीजन आ गया तो उसको रिव्यू करने का पावर होता है ट्रिब्यूनल के पास। फोर्थ, इट हैज़ द पावर ऑफ डिसमिसिंग द एप्लीकेशन इफ इट इज़ कंसीडर्ड टू हैव बीन डिफॉल्टेड और इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू बी एक्स पार्टे। अगर कोई डिसीजन डिफॉल्टेड है या फिर कंसीडर किया जाता है डिफॉल्टेड है या फिर एक्स पार्टे था तो उसके ऊपर एप्लीकेशन को डिसमिस करने का पावर भी रखता है। तो पावर टू डिसमिस द एप्लीकेशन, ये एक पावर है। फिफ्थ है ग्रांटिंग द इंटरिम ऑर्डर्स आर कंसीडर्ड एज द पावर ऑफ ट्रिब्यूनल एंड इट कैन बी डन आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज। दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल इंटरिम ऑर्डर्स दे सकता है, ये भी एक पावर है उसका। सिक्स पॉइंट इज पावर टू गिव एन ऑर्डर रिगार्डिंग द सीजमेंट ऑफ अ पर्सन from further committing or violating the enactments and specified in the Schedule 1। Schedule 1 के अंडर अगर कोई enactment स्टेट कर रखे हैं तो उनके कॉन्ट्रावीन अगर कोई पर्सन कमिट कर रहा है, कुछ वायलेट कर रहा है उनको, तो वहाँ पे सीज कर सकता है। जो पावर है कि वो ऑर्डर कर सकता है रिगार्डिंग दी सीजमेंट ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन को बंद करने के लिए, क्योंकि वो Schedule 1 के अंदर जो इनैक्टमेंट्स हैं उनको वायलेट कर रहा है, ठीक है। देन 7 पॉइंट बात करता है सेक्शन 20 के अंडर द ट्रिब्यूनल हैज़ द पावर टू पास एनी ऑर्डर और रिवॉर्ड इन रिलेशन टू द सब्सटैंशियल डेवलपमेंट। अगर सब्सटैंशियल डेवलपमेंट के लिए ट्रिब्यूनल चाहे तो कोई ऑर्डर या अवार्ड पास कर सकता है, दे सकता है, और ये सेक्शन 20 में इसको एक पावर दे रखी है। नेक्स्ट है सेक्शन 21 में 8th जो पॉइंट है वो बताते हैं सेक्शन 21 के अंडर भी ट्रिब्यूनल के पास एक पावर है, दैट इज़ वो डिसीजंस ले सकता है। डिसीजंस विच आर टेकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इन द ट्रिब्यूनल आर कंसीडर्ड एज बाइंडिंग टू द एग्रीव्ड पार्टीज़। जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल होंगे ट्रिब्यूनल के अंदर, मेजॉरिटी मेंबर्स होंगे, उनका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होगा और बाइंडिंग डिसीजन होगा एग्रीड पार्टीज़ पे। 8 पॉइंट्स पढ़ लिए। सबसे पहला रिलीफ प्रोवाइड करने का, वो रिसर्च रिपोर्ट जो है साइंटिफिक मैनर में एनालाइज करके कंपनसेशन देगा, तो यही राइट टू रिलीफ है। सेकंड, वो इशुएंस कर सकता है ऑफ द कमीशन फॉर विटनेसिंग द डॉक्यूमेंट्स। एक कमीशन बना सकता है वो जो कि विटनेस करेंगे डॉक्यूमेंट्स को। थर्ड, वो रिव्यू कर सकता है पर्टिकुलर डिसीजन का मतलब पर्टिकुलर केस का डिसीजन। फोर्थ पॉइंट कि उसके पास अगर कोई वो एप्लीकेशन को डिसमिस कर सकता है अगर उसे लगता है कि डिफ़ॉल्टेड है या फिर एक्स पार्टे ऑर्डर आया था। फिफ्थ बात है कि उसको इंटरिम ऑर्डर देने का पावर है दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट ये बात करता है
कि उसके पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, सीजमेंट कर सकता है किसी पर्सन का, अगर उसको पता लगता है कि शेड्यूल 1 के अंदर इस पर्सन ने वॉयलेट किया है इनैक्टमेंट्स। ठीक है, सेक्शन 7 है, सेक्शन 20 के अंडर ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है कि वो ऑर्डर पास कर सकता है इन रिलेशन टू द सब्सटैंशियल डेवलपमेंट। एंड सेक्शन 21 के अंडर लास्ट पॉइंट है कि ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है कि वो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स का जो डिसीजन होगा वही बाइंडिंग होगा एग्रीड पार्टीज पे। नेक्स्ट इज पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द अवार्ड्स और फॉर डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल। अगर आपने जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन है, अवार्ड्स हैं, उसको कंप्लाई नहीं किया तो पेनल्टी क्या लगेगी उस फेलियर के लिए। सेक्शन 26 में इसकी बात की गई है, इन द मैटर ऑफ अ फेलियर टू कंप्लाई, अगर आप फेलियर कर जाते हो टू कंप्लाई विद द डिसीजन गिवन बाय द ट्रिब्यूनल तो वहाँ पे देयर इज़ अ डेटरेंट पनिशमेंट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या देता है, एक फॉलो करता है डेटरेंट पनिशमेंट। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स बताए गए हैं, प्रोविजंस लेड डाउन फॉर द पनिशमेंट। ठीक है, पहला पॉइंट बात करता है कि इम्प्रिजनमेंट मिलेगी विच में भी एक्सटेंडेड अप टू 3 ईयर्स, 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। सेकेंड क्या हो सकता है, इधर या तो 3 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है या फिर फाइन जो कि एक्सटेंड कर सकता है 10 करोड़ रुपीज़ तक। ठीक है, 3 साल तक की पनिशमेंट या फिर 10 करोड़ तक का फाइन। देन थर्ड पॉइंट इज दोनों भी मिल सकते हैं। ठीक है, बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड द फाइन। देन फोर्थ पॉइंट इज इन केस आपने ना कॉन्ट्रावेंशन किया है, स्टिल फॉलोड एवरी डे, सज़ा मिल गई उसके बाद भी आप कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो तो अमाउंट ऑफ 25,000 रुपीज़ विल बी चार्ज एवरी डे। तो अगर आप सबसे को फिर भी कंटिन्यू कर रहे हो तो 25,000 एक दिन का दो, बहुत अमीर हो तुम तो। ठीक है, इन द केस अगर केस ऐसा है कि कंपनी फेल कर जाती है कंप्लाई करने में तो सच कंपनी वो कैसे पनिशेबल होगी। पहला, फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 25 करोड़ रुपीज़। अगर कंपनी करती है ना ये फेलियर तो 25 करोड़ तक का तो फाइन लग सकता है उस पर। ठीक है, इन केस द कंट्रावेंशन ऑफ फेलियर कंटिन्यूज, अगर वो कंटिन्यू भी करती रहती है उसके बाद भी तो एडिशनल फाइन ऑफ 1 लाख, ठीक है, ऑफ फाइन में एक्सटेंड, तो 1 लाख तक का और फाइन एक्सटेंड हो सकता है। तो 25 करोड़ नॉर्मल फाइन लग सकता है कंपनी को और 1 लाख एक्सटेंड कर सकता है अगर वो कंटिन्यू करती है तो। नेक्स्ट इज केस लॉज पर्टेनिंग टू वेरियस इशूज़। 4 केस लॉज पढ़ेंगे अब इसमें। ठीक है, सॉरी 3 केस लॉज पढ़ेंगे छोटे छोटे से शॉर्ट में। फर्स्ट इज ब्रज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। ये केस था was put forth by ब्रज फाउंडेशन in which it was given that the government should make the memorandum of understanding। गवर्नमेंट को क्या बनाना चाहिए, एक MOU बनाना चाहिए फॉर द फॉरेस्टेशन ऑफ वृंदावन। वृंदावन के फॉरेस्टेशन ऑफ वृंदावन के लिए एक MOU बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। ऐसा ब्रज फाउंडेशन थी उसने ऐसा पुट फोर्थ किया। ठीक है, इट वॉज गिवन बाय द गवर्नमेंट दैट द एडवर्टीजमेंट विच वॉज इशूड वॉज जस्ट एन इन्विटेशन टू ट्रीट बट इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये जो एडवर्टीजमेंट था ये सिर्फ एक इन्विटेशन था टू ट्रीट एंड इसको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते आप। ठीक है, बट द ट्रिब्यूनल गेव गाइडलाइंस टू द गवर्नमेंट दैट इट इज़ द ड्यूटी टू प्रमोट अफॉरेस्टेशन। लेकिन ट्रिब्यूनल ने गाइडलाइन दी गवर्नमेंट को कि उनकी ड्यूटी है कि वो प्रमोट करें अफॉरेस्टेशन। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एम वॉज टू क्रिएट 100 मीटर लॉन्ग बेल्ट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ ब्रज परिक्रमा। ब्रज परिक्रमा के दोनों साइड पे एक सिग्निफिकेंट एम था कि 100 मीटर लॉन्ग बेल्ट बने। ठीक है, नाउ सेकेंड केस था जीत सिंह कंवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दिस केस पिटिशनर्स ने चैलेंज किया एनवायरमेंटल क्लियरेंस को। ठीक है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो रहा था उसको पिटिशनर्स ने चैलेंज किया विच वॉज ऑर्डर फॉर द इंस्टॉलिंग। अब वो क्या था, एक ऑर्डर पास हुआ था। ठीक है, जिसकी वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस क्यों हो रहा था, क्योंकि एक ऑर्डर पास हुआ था कोल फायर्ड पावर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए, कोल फायर्ड पावर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए। इन द एंड इट वॉज ऑब्जर्व that if the environmental clearance is not resulting in excess environmental degradation, अगर environmental clearance इतना ज़्यादा excess environmental degradation cause नहीं कर रहा है तो project जो involved है can be continued, फिर तो उसे continue कर सकते हैं। but further the tribunal gave the award regarding the illegality of environmental clearance due to consequences। लेकिन जो tribunal था उसने एक award दिया था क्योंकि थोड़ा सा illegal environmental clearance हुआ था due to consequences। then third is वर्धमान कौशिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वर्धमान कौशिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या हुआ था, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि एक प्रॉब्लम है ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली की एंड उन्होंने ऑर्डर किया कि एक एक्शन प्लान बनाया जाए और डायरेक्ट किया जाए दैट द व्हीकल्स दैट आर 10 years ओल्ड और प्रोहिबिटेड एंड द बर्निंग प्लास्टिक इज़ प्रोहिबिटेड। दो चीज़ें प्रोहिबिट की है, 10 साल से ज़्यादा पुराने व्हीकल और जो बर्निंग प्लास्टिक है, इन दोनों चीज़ों को प्रोहिबिट कर दिया जाए
क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा ग्रोइंग पॉपुलेशन की दिक्कत हो रही थी, तो इसीलिए एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा, ठीक है। फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस ट्रैक्स वर इन, अब इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए वेरियस ट्रैक्स वर कंस्ट्रक्टेड फॉर साइकिल्स एंड फोर्सेज वर सेटअप। अब इसके लिए साइकिल ट्रैक्स जो थे वो कंस्ट्रक्ट किए गए थे और फोर्सेज सेटअप की गई थी जो कि चेकअप करती रहेंगी व्हीकल्स पे, एंड फाइन लगा देंगी 1000 रुपीज़ का ऑन द कार पार्क्ड ऑन मेटालिक सैंड ट्रैक्स। अगर सैंड ट्रैक्स पे आपने मेटालिक कार्स पार्क कर रखी हैं तो आपको 1000 रुपीज़ का फाइन लग जाएगा, ठीक है। एंड इट वॉज ऑफर्ड अ मल्टी लेवल पार्किंग इज़ कंस्ट्रक्टेड इन एप्रोप्रिएट एरियाज़, और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे एप्रोप्रिएट एरियाज़ में मल्टी लेवल पार्किंग ऑफर की जाएगी। कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो कि जस्टिफिएबल है कि एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस का है, एंड इट कम्स जहाँ पे भी ये बात आती है कि आपको एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज़ अ टूल जिससे आप शेयर कर सकते हो और एनहांस कर सकते हो सब्सटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। The great need to know about conflict includes that when the matters related to water, air, land, etc. have emerged and various judgments are to be given. ठीक है, that's it.